इंजीनियर विकास कुमार, बीटेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम IIT खलवार। आज हम आप लोगों को एक्चुअली फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक वेक्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे फिजिक्स में यूज होता है। फिजिक्स का हर चैप्टर बगैर वेक्टर का पढ़ा नहीं जा सकता। अगर हमें वेक्टर ढंग से आता है, ढंग से अगर हम लोग वेक्टर पढ़ लेते हैं तो फिजिक्स का हर टॉपिक आसान लगने लगता है। एक्चुअली फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक जो होता है ना, वो यूनिट एंड डायमेंशन होता है। लेकिन फिर भी हम आप लोग को वेक्टर पढ़ा है। वेक्टर पढ़ाने का मेन मकसद मेरा ये है कि एक्चुअली वेक्टर जो है ना, वो क्या है, मैथमेटिक्स का पार्ट है। और अगर हम वेक्टर पहले पढ़ लेते हैं तो हमें क्या होगा ना कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा इसको अच्छा करने का। और उसके बाद अगर हम लोग यूनिट डायमेंशन पढ़ते हैं और उसके बाद अगर हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ते हैं या फिर अदर टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और वेक्टर को अच्छा कर लेंगे, ताकि हम लोग दूसरे चैप्टर में वेक्टर को आसानी से अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। वेक्टर को पढ़ने से पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह का होता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है? तीन तरह का होता है। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, सेकंड को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी एंड थर्ड को क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। अगर हम लोग बात करें क्या स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो हम एक एक करके डिफिनेशंस लिखें। फर्स्ट में स्केलर क्वांटिटी का डिफिनेशन लिखें, सेकंड में वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनेशन लिखे हैं और थर्ड में टेंसर क्वांटिटी का डिफिनेशन लिखे हैं। अगर हम फर्स्ट को देखें स्केलर क्वांटिटी, तो देखो मैंने लिखा द क्वांटिटी which has only magnitude is known as a scalar quantity। वैसा क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में इसका क्या है? मास, डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, लार्ज एंगल, etc। और हम लोग और बहुत सारा एग्जांपल है, लेकिन हम लोग टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे ना, एग्जांपल अपने आप आता जाएगा और हम पर बोझ नहीं बनेगा। उस समय हमें याद रखने की जरूरत नहीं, आसानी से याद हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग सेकंड की बात करें वेक्टर क्वांटिटी, तो द क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हम लोग वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जांपल देखें तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, स्मॉल एंगल, etc। बहुत सारा फिर इसके बाद भी आता है, उसको अब जैसे एंगुलर मोमेंटम आता है, एंगुलर वेलोसिटी आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, बहुत सारा चीजें आती है, उसकी बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स भी आता है वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टेंसर क्वांटिटी का। टेंसर द क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा इज नोन एज टेंसर क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। एक्चुअली टेंसर क्वांटिटी की बात अगर हम लोग करें ना, तो टेंसर क्वांटिटी अपने सिलेबस में पढ़ना नहीं है, बस केवल और केवल एनसीईआरटी में थोड़ा सा एक वर्ड, एक नाम लेकर के निकला है। एक जब हम लोग वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ना यूनिट एंड डायमेंशन, वहाँ पे थोड़ा सा टेंसर क्वांटिटी की बात किया है और कुछ उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताया। तो हम लोग भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं टेंसर क्वांटिटी के बारे में, बस हम लोग इतना जान ले रहे हैं कि टेंसर क्वांटिटी होता क्या है। तो हमने बताया कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। इसका बहुत ही जो फेमस एग्जांपल होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत फेमस एग्जांपल है। आपको हर जगह, हर बुक्स में जब जहां भी आप टेंसर क्वांटिटी की बात करोगे तो सबसे पहला एग्जांपल ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, बात आता है। उसके बाद मैंने दो एग्जांपल और लिखा है, एक तो इलेक्ट्रिक करंट लिखा है और दूसरा क्या लिखा है? प्रेशर लिखा है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत सारा बुक्स बोलता है क्या? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बहुत सारा बुक जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उसमें लिखा होता है कि करंट क्या है? टेंसर क्वांटिटी।
ठीक है। लेकिन हम लोग को सिलेबस में टेंसर क्वांटिटी पढ़ना नहीं है, तो जहां पर इलेक्ट्रिक करंट की बात आएगा तो हम लोग को जो मिलेगा, जैसे नीट में या फिर IIT JEE में करंट इलेक्ट्रिक करंट पूछेगा तो ऑप्शन देगा ना, कि 4 ऑप्शन दे दिया कि भाई कौन सा क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर टेंसर क्वांटिटी ऑप्शन में हुआ तब तो टेंसर क्वांटिटी को टिक करेंगे, अदरवाइज हम लोग किसको टिक करेंगे, स्केलर क्वांटिटी को टिक करेंगे। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट प्रेशर के केस में भी होता है। ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए ऐसा करना। हमारे सिलेबस में केवल और केवल स्केलर और वेक्टर ही पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो स्केलर और वेक्टर से ही हमारे पास आता है प्रॉब्लम, तो हम लोग आसानी से स्केलर टिक कर देते हैं। अगर टेंसर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, टेंसर टिक करेंगे। थोड़ा सा जब हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे ना, तो फिर हम करंट को लेंगे कि करंट कैसे वेक्टर नहीं है। ठीक है, करंट वेक्टर कैसे नहीं है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब वेक्टर के बारे में हम लोग को मेनली जो इस चैप्टर में पढ़ना है, वेक्टर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आए वेक्टर में, अब आ गए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट एरो से करते हैं। ठीक है, एरो में एक तो टेल होता है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको क्या बोलते हैं, टेल, और ये वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और जो डायरेक्शन होता है ना, फ्रॉम टेल टू हेड होता है। ठीक है, आगे बढ़े। और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जनरली जो होता है ना, लेंथ फ्रॉम टेल टू हेड, ये जो लेंथ होता है ना, इसी को मैग्नीट्यूड जनरली बोलते हैं। हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। बहुत सारे केस में ऐसा होता है फ्रॉम टेल टू हेड, और बहुत सारे केस में नहीं भी होता है। तो हम लोग अभी यहाँ पे भी जनरली ये पढ़ रहे हैं कि भाई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड क्या होता है, टेल से हेड के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। भाई ये तो मैंने सिंबल बिल्कुल अलग से बता दिया। तो जैसे हमने बताया, इफ ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर कोई क्वांटिटी ए वेक्टर क्वांटिटी है, देन वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, और ऊपर उसके एरो का निशान लगाते हैं, यानी उसके सर के ऊपर हमने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। तो अगर जैसे ही हमें ये दिखाई दिया तो हम लोग क्या समझेंगे कि ए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में? कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ना, ए अगर मिल जाए, ए ऐसा लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको क्या माने, ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह से अगर हमें कोई ऐसा दे दे बी और ऊपर वेक्टर, इसका मतलब बी जो क्वांटिटी है ना, वो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ए। इसको क्या पढ़ते हैं, मॉड ए। मॉड ए का मतलब ये हो गया, जहां पर भी मॉड लगा रहे हैं, जैसे किसी भी अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करना होगा तो बी और 2 लाइन खींच देते हैं। 2 लाइन खींचने का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स में मॉड। और इससे जो क्वांटिटी बाहर निकलता है ना, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी निकलता है, चाहे क्यों ना निगेटिव हो। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि 5 का मॉड क्या होगा भाई, तो 5 होगा, और -5 का मॉड क्या होगा, तो भी 5 होगा। हमेशा ये पॉजिटिव क्वांटिटी देता है। जहां भी हम लोग मॉड लगाए तो क्या देगा, पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। आगे अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग बात करें कि अभी मैंने बताया था कि वेक्टर है, वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी करना चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा की बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। अच्छा, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ए से, और डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ए कैप। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ए कैप का मतलब इसको हम लोग यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। जब जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर, ए कैप को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। और हम लोग ऐसे ही बात करते हैं कि अगर कोई वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर बी है और इसमें से मॉड बी को डिवाइड कर दिया तो क्या बच गया भाई, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों था, और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो बचा क्या, केवल और केवल डायरेक्शन बचा, और इसको हम लोग मॉड कैप से डिनोट कर रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप इसको पॉज कर लीजिए, और पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं।
टाइप ऑफ वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ठीक है, द वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। ठीक है, जैसे हम लोग थोड़ा सा पहले बताए भी थे कि डायरेक्शन जो हम लोग करते हैं ना वो यूनिट वेक्टर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग डायरेक्शन के लिए ही यूज करते हैं। तो हम लोग बोलेगा अगर a इज ए वेक्टर, a इज ए यूनिट वेक्टर, देन mod a इज इक्वल टू 1। यानी अगर कोई वेक्टर a यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। अगर कोई बोल दे, प्रॉब्लम में बोल दे कि अगर कोई भी वेक्टर तो वो यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या हम लोग करेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 कर देंगे। जैसे ए की जगह पे b बोलता, c बोलता, अगर बोलता कि b एक यूनिट वेक्टर है तो भी mod b क्या होता? mod b इक्वल टू क्या होता? बोलो 1। कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे अगर बढ़े तो देखो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है ना उसको i कैप से डिनोट करते हैं। y एक्सिस के जो अलोंग यूनिट वेक्टर होता है उसको j कैप से डिनोट करते हैं, और z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? k कैप से डिनोट करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर हम लोगों को i कैप जहां लिखा हुआ है अगर कहीं पे मिल जाए i कैप, इसका मतलब क्या है? वो x डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। j कैप कहीं लिखा हुआ मिले तो वो किसको डिनोट कर रहा है? बोलो y डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। और k कैप जहां पे लिखा हुआ मिल रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है? बोलो k कैप का मतलब z एक्सिस को डिनोट कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग अगर देखें, एग्जांपल के तौर पे देखें तो देखो यहाँ पे एग्जांपल में हमने लिया 5i कैप। 5i कैप का मतलब क्या है? देखो 5 जो यहाँ पे क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड, और i कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? तो 5i कैप यानी 5 और i कैप दोनों मिला तो एक वेक्टर बनाया, और हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं दिस इज ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को अगर हमें दिखाना है, ग्राफिकली दिखाना है, देखो एक्स एक्सिस है उसको बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? z एक्सिस बोलते हैं। और 5i कैप का मतलब मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, और i कैप का मतलब x डायरेक्शन के अलावा जाना है, यानी 5 यूनिट किसके डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। तो 5 यूनिट कर दो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, यानी यही क्या होगा? 5i कैप होगा। और दिस इज a वेक्टर। ठीक है, a वेक्टर इक्वल टू 5i कैप। क्लियर? उसी तरह से अगर हमें कोई और भी बोल दे दिस इज b वेक्टर, और b वेक्टर इक्वल टू 3j कैप। 3j कैप का मतलब 3 क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड, और j कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। तो 3 का मतलब 1 2 3 y डायरेक्शन में हमें जाना है। तो ये क्या हो गया? ये जो वेक्टर मिला इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? 3j कैप, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? b वेक्टर। कोई दिक्कत? उसी तरह से अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम ऐसा मिल गया कि भाई 4k कैप, यानी कोई c वेक्टर है और वो क्या बोल रहा है? 4k कैप। 4k कैप का मतलब, k कैप का मतलब क्या है? z डायरेक्शन, और 4 का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड 4 है, यानी 4 यूनिट इन अलोंग z डायरेक्शन। तो 1 2 3 4, यानी अपने पास क्या है? ये डायरेक्शन है। ठीक है, और दिस इज c वेक्टर ऑफ 4k। अगर इसी तरह से अगर हमें एक और प्रॉब्लम हमें मिल जाए, ऐसा मिलता कोई p वेक्टर था और -5i कैप, तो क्या करते? -5i कैप। देखो -5i कैप, माइनस जो डायरेक्शन है ना वो डायरेक्शन के साथ चला जाता है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 5, और i कैप का मतलब -i कैप का मतलब i कैप का मतलब +x डायरेक्शन, तो -i कैप का मतलब -x डायरेक्शन। तो x एक्सिस इस तरह है तो -x इधर होगा। ठीक है, और इधर कितना चलना है? 5 यूनिट, 1 2 3 4 5, यानी ये वेक्टर मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा? दिस इज p वेक्टर। ये वेक्टर क्या है? p वेक्टर है। यहां से अगर हम लोग बात करें यहां तक p वेक्टर -5i कैप, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे इसी तरह से -3j कैप भी हो सकता है, -4k कैप भी हो सकता है, और बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम बन सकता है। अब आगे हम लोग आते हैं नल वेक्टर पे। नल वेक्टर को ही हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तब द वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड इज नोन एज नल वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नल वेक्टर।
अच्छा, मैग्नीट्यूड जीरो का मतलब क्या है? अभी अभी हमने बोला था, थोड़ा सा पहले जब मैं पढ़ाया था तो, कि भाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, लेंथ फ्रॉम टेल टू हेड होता है। अब ये जीरो होने का मतलब क्या होगा, लेंथ जो हेड है और टेल दोनों को एक जगह लाया और एक पॉइंट पर आ गया, यानी एक ही पॉइंट पर क्या है, हेड भी है और उसी पॉइंट पर क्या है, टेल भी है, यानी दोनों पॉइंट एक ही जगह, दोनों पॉइंट क्या है, एक ही जगह, तभी तो नल वेक्टर होगा, अदरवाइज नल वेक्टर कैसे होगा, जीरो मैग्नीट्यूड कैसे होगा, यानी यहीं पर हेड भी है और यहीं पर टेल भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। नल वेक्टर केवल और केवल हमारे सिलेबस में बस एक नाम मात्र का है, बस इसको याद रखना है कि नल वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा चीज इसमें बहुत बढ़िया सा प्रॉब्लम आ जाता है कि डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर क्या होगा। तो डायरेक्शन इसका अनडिफाइंड होता है, डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है, इसको हम लोग नहीं बता सकते कि नल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है और पॉइंट का डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं, लाइन का डायरेक्शन बता सकते हैं, पॉइंट का डायरेक्शन कैसे बताते हैं, पॉइंट है तो इधर भी जाना चाह सकता है, इधर भी जाना चाह सकता है, इधर भी जाना चाह सकता है, इधर भी, यानी किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है पॉइंट। तो इसका डायरेक्शन क्या है, अनडिफाइंड है, डायरेक्शन में इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर किसको बोलते हैं, दो वेक्टर को लाइक वेक्टर तभी बोलेंगे जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। फिर से एक बात सुन लीजिए, दो वेक्टर को लाइक वेक्टर तभी बोलेंगे जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। अगर a और b दो लाइक वेक्टर है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ a इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ b। और हम लोग इसको थोड़ा मैथमेटिकली अगर बोले तो यूनिट वेक्टर ऑफ a इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ b। क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब कभी भी लाइक वेक्टर अपने दिमाग में आए, कभी भी लाइक वेक्टर अपने दिमाग में आए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वेक्टर, वैसा वेक्टर जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर। और हम लोग हमेशा और हमेशा उसका यूनिट वेक्टर को इक्वल करते हैं। लाइक वेक्टर को ही पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं, लाइक वेक्टर को ही पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। एक को पैरेलल वेक्टर और लाइक वेक्टर दोनों सेम होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर, दो वेक्टर को अनलाइक वेक्टर तभी बोलेंगे जब दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं, तब हम उसको क्या बोलेंगे, दोनों अनलाइक वेक्टर है। यानी अनलाइक वेक्टर आते, जैसे अनलाइक वेक्टर हमें प्रॉब्लम में लिखा हुआ मिले तो दिमाग में क्या जाना चाहिए कि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, इसका मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर सेम नहीं है। अगर a और b दो अनलाइक वेक्टर है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ a इज नॉट इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ b। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक चीज और, लोग गलत समझ लेते हैं कि भाई लाइक वेक्टर और पैरेलल वेक्टर दोनों सेम है, तो क्या अनलाइक वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर सेम है? नहीं, अनलाइक वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर दोनों सेम नहीं है। एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको, थोड़ा सा एक पॉज करके आप लिख लीजिए, तब तक मैं भी इधर लिख देता हूं। एंटी पैरेलल वेक्टर, two vectors are said to be anti-parallel vector if एंटी पैरेलल वेक्टर कैसे बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर में अगर हम लोग ध्यान दें तो दो वेक्टर को एंटी पैरेलल वेक्टर कब बोलेंगे, जब एक वेक्टर का डायरेक्शन दूसरे के जस्ट अपोजिट हो, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे अगर हम लोग बात करें ए वेक्टर ऐसा है, दिस इज ए वेक्टर, तो बी वेक्टर ऐसा होना चाहिए, सीधा उल्टा, सीधा अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए और बी दोनों क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर होगा। और एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में इसका मतलब क्या भाई कि ए का जो यूनिट वेक्टर होगा वो माइनस ऑफ बी के यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा।
लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा अनलाइक वेक्टर में ऐसा नहीं था कि ए का जो यूनिट वेक्टर है वो माइनस ऑफ बी के इक्वल नहीं था। ये यहाँ पे इक्वल नहीं था, माइनस ऑफ बी जैसे ही हमने कर दिया इसका मतलब ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया। बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। यानी अगर हमें बोल दे कि अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर है, इसका मतलब एक का यूनिट वेक्टर माइनस ऑफ दूसरे के यूनिट वेक्टर के इक्वल। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे दिमाग में आता है कि क्या मैग्नीट्यूड पर भी कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना तो लाइक वेक्टर में, ना ही अनलाइक वेक्टर में, और ना ही एंटी पैरेलल वेक्टर में। तीनों में हमें मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल वेक्टर समझ में आ गया, पैरेलल वेक्टर लाइक वेक्टर दोनों सेम है। हमारे पास हमने पढ़ाया क्या, आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। पहला पढ़ाया यूनिट वेक्टर, दूसरा पढ़ाया नल वेक्टर, तीसरा पढ़ाया लाइक वेक्टर, चौथा पढ़ाया अनलाइक वेक्टर, और पांचवा क्या पढ़ाया, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब आप इसको एक बार क्या करिए, पूरे अच्छे से समझ लीजिए। जो डाउट्स आएंगे वो डाउट्स आप कमेंट पे दे दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। चलो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।